जय हिंद साथियों। इस क्लास में हम सर के द्वारा जो 7 फेरों वाली सीरीज चलाई गई है 5.0 उसको रिवाइज करने वाले हैं। तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, जिसमें आपकी बेस्ट जीकेजीएस का रिवीजन रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? तो लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। केरल में कौन कौन से लोक नृत्य प्रसिद्ध है? तो थय्यम, कलारीपट्टू और पेदईनी। जो कलारीपट्टू और पेदईनी है ये मार्शल आर्ट है केरल के। मोहिनीअट्टम और कथकली यह शास्त्रीय नृत्य है केरल के। सिक्किम के अगर देखेंगे तो चूफाट और सिंगिम छाम और जो चूफाट है यह सिक्किम के लोक नृत्य है। गोवा के देखनी और फुगड़ी गोवा के लोक नृत्य है। महाराष्ट्र के तमाशा, लेझिम और लावणी ये आपको याद रखना है। लोक नृत्य पूछे जाते हैं, फोक डांस। नेक्स्ट है कनक राजू को निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो इनका निधन हुआ है अभी हाल ही में कनक राजू जी को, और कनक राजू जी का भी निधन हुआ है। गुस्साड़ी लोक नृत्य से संबंधित है और गुस्साड़ी लोक नृत्य कहाँ पर होता है? तो जो तेलंगाना की गोंड जनजाति है, गोंड जनजाति तेलंगाना की, यहाँ की जो गोंड जनजाति के कुंवारे पुरुष होते हैं, कुंवारे पुरुष, वह गुस्साड़ी लोक नृत्य करते हैं। अगर राजस्थान के लोक नृत्य देखेंगे आप तो कालबेलिया, घूमर और तेरह ताली राजस्थान के लोक नृत्य है। और इसकी प्रमुख कलाकार कौन है? तो जो गुलाबो सपेरा है यह प्रमुख कलाकार है कालबेलिया की। और राजस्थान का कालबेलिया 2010 में इसे यूनेस्को की अमूर्त सरोवर सूची में भी शामिल किया जा चुका है। पिंडवानी की बात करेंगे तो तीजनबाई इसकी प्रसिद्ध जो कलाकार है तीजनबाई पिंडवानी की, और छत्तीसगढ़ से संबंधित है पिंडवानी। राउत नाच और पंथी ये भी छत्तीसगढ़ से संबंधित है, राउत नाच और पंथी। यक्षगान की बात करेंगे तो यह कर्नाटक से संबंधित है। डोलू कुनिथा, करगा और बोलक, जो यक्षगान, डोलू कुनिथा, करगा और बोलक ये इनका संबंध कहाँ से? कर्नाटक से। नेक्स्ट प्रश्न है दिवंगत जाकिर हुसैन को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो 2002 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1988 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, 2002 में पद्म भूषण, और 2023 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और ये तबला वादन से संबंधित है और अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है सैन फ्रांसिस्को में। जाकिर हुसैन यह तबला वादन से संबंधित है। और जो शक्ति फ्यूजन बैंड है, शक्ति फ्यूजन बैंड को इस बार का ग्रैमी अवार्ड मिला है और इसमें यह शामिल थे। तो म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड, और किसे मिला इस बार? शक्ति फ्यूजन बैंड को। ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले फर्स्ट भारतीय कौन है? तो जो पंडित रविशंकर शुक्ल जी है यह ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले फर्स्ट भारतीय है। और फर्स्ट भारतीय महिला कौन है ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करता? तो तन्वी शाह जी फर्स्ट भारतीय महिला है ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाली। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात करें तो अभी हाल ही में इनका भी निधन हुआ है। यह हमारे देश के प्रधानमंत्री 2004 से 2014 तक यह प्रधानमंत्री रहे हैं। 1951 में जब हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को, तब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। यह चेंजिंग इंडिया इनके पुस्तक है प्रसिद्ध। 1987 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ये याद रखना है। रतन टाटा जी, जो लीजेंड रतन टाटा जी, इनका भी इस बार निधन हुआ है। 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था रतन टाटा जी को। यामिनी कृष्णमूर्ति इनका भी निधन हुआ है। और भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से इनका संबंध है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। और 2016 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था यामिनी कृष्णमूर्ति को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किसने चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की, जो ललित कलाओं के अध्ययन और प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है? तो कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किसने की है? तो कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना रुक्मणी देवी अरुंडेल जी के द्वारा की गई थी चेन्नई में। और भरतनाट्यम को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रुक्मणी देवी अरुंडेल जी को जाता है। जो रुक्मणी देवी अरुंडेल जी है इन्हें प्राणी मित्र पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है रुक्मणी देवी अरुंडेल को। पद्म भूषण से इन्हें कब सम्मानित किया गया था? तो 1956 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। और राज्यसभा में नामित होने वाली फर्स्ट भारतीय महिला कलाकार कौन थी? यही थी राज्यसभा में नामित होने वाली फर्स्ट भारतीय महिला कलाकार। अगर सादीरट्टम और दासीअट्टम की बात करें तो ये कहाँ के नृत्य है? सादीरट्टम, दासीअट्टम या भरतनाट्यम ये तमिलनाडु के। जो भरतनाट्यम होता है इसे ही सादीरट्टम या दासीअट्टम कहा जाता है। तमिलनाडु को सादीरट्टम और दासीअट्टम भी कहा जाता है।
वैजयंती माला और पद्मा सुब्रमण्यम, इस बार 2024 का इन्हें पद्म विभूषण मिला है, पद्मा सुब्रमण्यम और वैजयंती माला को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 2024 में यह जो पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित है। टी बाला सरस्वती, इन्हें क्वीन ऑफ भरतनाट्यम कहा जाता है, टी बाला सरस्वती जी को। यामिनी कृष्णमूर्ति, इनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, तो अ पैशन ऑफ डांस इनकी ऑटोबायोग्राफी है यामिनी कृष्णमूर्ति जी की। अगर शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो हमारे कुल जो शास्त्रीय नृत्य है वह 8 शास्त्रीय नृत्य है। और अगर शास्त्रीय नृत्य देखें तो भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ का है, तो केरल का है कथकली मोहिनीअट्टम। कथक कहाँ का है, तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो जयपुर घराना है, लखनऊ, तो यह कथक से संबंधित है, उत्तर भारत का है कथक। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी उड़ीसा का है, और सत्तरिया असम का है। और शंकर महादेवन इसके जो प्रणेता है सत्तरिया नृत्य के। तो आपको ध्यान रखना है, ये 8 शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, तमिलनाडु, कथकली मोहिनीअट्टम, केरल, कथक राजस्थान और उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, और जो झावेरी बहन इसकी कलाकार है ओडिसी उड़ीसा का है, और सत्तरिया असम का है। जो संगीत नाटक अकादमी है वह 8 प्रकार के जो नृत्य इन्हें शास्त्रीय नृत्य बताती है। लेकिन जो संस्कृति मंत्रालय है वह एक नृत्य जो छऊ नृत्य है जो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में होता है, तो संस्कृति मंत्रालय के अनुसार जो 8+1 जो 9 शास्त्रीय नृत्य है, छऊ नृत्य को भी संस्कृति मंत्रालय जो शास्त्रीय नृत्य मानता है। और जो हमारी संगीत नाटक अकादमी है यह 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता देती है। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है, तो विंबलडन दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। एक वर्ष में 3 टेनिस टूर्नामेंट होते हैं जिन्हें ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाता है। जो वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम होता है वह ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, दूसरा ग्रैंड स्लैम हमारा फ्रेंच ओपन होता है, तीसरा विंबलडन ओपन और चौथा यूएस ओपन होता है। अगर सबसे पुराना टूर्नामेंट पूछे तो वह विंबलडन है, 1877 से यह प्रारंभ हुआ था विंबलडन। उसके बाद यूएस ओपन प्रारंभ होता है 1881 से, इसके बाद फ्रेंच ओपन प्रारंभ होता है 1891 से, और सबसे अंतिम में 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन प्रारंभ होता है। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, यह चिकनी मिट्टी पर खेला जाता है, विंबलडन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है हरी घास पर, और यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अगर इनके बात करें इन ग्रैंड स्लैम के विजेता की 2024 में, तो मेल में अगर बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, जो वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन और जो अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है वर्ष का यूएस ओपन, इनका विजेता मेल में जेनिक सिनर रहे इस बार के इटली के। फीमेल में अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन की विजेता कौन रही है, तो आर्यन सबलेंका विजेता रही है बेलारूस की। जो फीमेल कैटेगरी है इसमें जो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन की। अगर मेल में बात करें कार्लोस अलगराज की, तो यह फ्रेंच ओपन और विंबलडन के विजेता कौन रहे, तो फ्रेंच ओपन और विंबलडन के विजेता कार्लोस अलगराज रहे। फीमेल में अगर बात करें फ्रेंच ओपन की विजेता कौन रही है, तो जो ईगा स्विटेक है पोलैंड की खिलाड़ी, यह फ्रेंच ओपन की विजेता रही है। और फीमेल में जो विंबलडन है इसकी विजेता कौन रही है, तो बारबोसा क्रेशिकोवा, जो बारबोसा क्रेशिकोवा है यह विंबलडन की विजेता रही है जो फीमेल में। तो आप अच्छे से एक बार इसको देख लीजिएगा, तो आपको जो विंबलडन से प्रश्न बनेंगे अगर, तो ये आपके बन जाएंगे यहाँ से 2023 करंट से। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है, तो नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के खिलाड़ी है सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम विजेता है। सबसे उम्र दराज कौन है ग्रैंड स्लैम विजेता, तो रोहन बोपन्ना है, इन्होंने भी ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। जो युगल में ऑस्ट्रेलियन ओपन है उसको जीता था रोहन बोपन्ना, उस जोड़ी में रोहन बोपन्ना भी शामिल है। और सबसे अधिक उम्र में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं रोहन बोपन्ना, और ये भारत के खिलाड़ी, इन्होंने अभी संन्यास भी ले लिया, तो आपको इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, रामसर सम्मेलन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, तो रामसर सम्मेलन के अनुसार निम्न में से कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है, तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और यह 2 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन होती है, कहाँ ईरान के रामसर शहर में इसका आयोजन होता है। और यहाँ पर जो आर्द्र भूमियाँ हैं, जो दलदली क्षेत्र है, उन्हें जो आर्द्र भूमि के अंतर्गत शामिल किया जाता है और उन्हें संरक्षण दिया जाता है। तो हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन होती है। रामसर साइट वर्तमान में कितनी है भारत में, तो 85 रामसर साइट है वर्तमान में। और सर्वाधिक रामसर साइटें कहाँ है, तमिलनाडु में 18 रामसर साइटें तमिलनाडु की शामिल है इस सूची में।
जो हमारा यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के द्वारा 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की है। इस बार पहली बार मनाया गया। और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई है, जो भारत में पहली बार मनाया गया 2024 में। जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है, इसी दिन हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हुआ था। तो चंद्रयान 3 जो सॉफ्ट लैंडिंग की थी उसके लिए, और जिस पॉइंट पर उतरा था उसका नाम क्या, शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। अगर बात करें 21 फरवरी को, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं। और 16 सितंबर 1987, 16 सितंबर 1987 को जो ओजोन परत है उसके संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है कनाडा में। तो ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाया जाता है। और 16 अक्टूबर को हम विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं, कब, 16 अक्टूबर की तारीख को। नेक्स्ट है एस अगेंस्ट ओड्स किसकी आत्मकथा है। तो एस अगेंस्ट ओड्स किसकी आत्मकथा है, तो जो प्रमुख खिलाड़ी हैं स्पोर्ट्स से संबंधित और उनकी जो आत्मकथा है, उनकी जो बुक है, उन्हें हम एक बार में ही देख लेते हैं। सानिया मिर्जा जी, यह टेनिस से संबंधित है। और एस अगेंस्ट ओड्स इनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। साइना नेहवाल जी बैडमिंटन से संबंधित है। और प्लेइंग टू विन इनकी ऑटोबायोग्राफी है। मेजर ध्यानचंद्र जी हॉकी से संबंधित है, गोल इनकी ऑटोबायोग्राफी है। मेरी कॉम, यह बॉक्सिंग से संबंधित है। और अनब्रेकेबल इनकी ऑटोबायोग्राफी है। आर अश्विन जी क्रिकेट से संबंधित है, अभी हाल ही में इन्होंने संन्यास लिया है। और आई हैव द स्ट्रीट इनकी ऑटोबायोग्राफी। सेन वॉटसन, यह भी क्रिकेट से संबंधित है। द विनर्स माइंडसेट इनकी पुस्तक है। कपिल देव जी की स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट इनकी पुस्तक है, कपिल देव जी की, और ये भी क्रिकेट से संबंधित है। अनिल कुंबले जी वाइट एंगल इनकी पुस्तक है। युवराज सिंह जी की ऑटोबायोग्राफी है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। मिल्खा सिंह जी की है, द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी, मिल्खा सिंह जी की ऑटोबायोग्राफी। तो ये प्रमुख पुस्तकें हैं जिन्हों आपको ध्यान में रखना है, इनसे प्रश्न बन जाते हैं। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड, यह इस बार किसे दिए गए हैं, तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड इस बार 2024 में 4 व्यक्तियों को दिए गए। मनु भाकर जी, जो कि 2 कांस्य पदक जीत कर लाती है पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में। हरमनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी के खिलाड़ी थे हमारे। प्रवीण कुमार जी, ये हाई जंप से संबंधित है, पैरा ओलंपिक के जो पैरा खिलाड़ी है यह। और डी गुगेश जी, जो कि फिडे शतरंज चैंपियनशिप जीत कर लाए इस बार, और विश्व के सबसे युवा शतरंज के खिलाड़ी बने, जिन्होंने जो फिडे शतरंज विश्व शतरंज चैंपियनशिप को जीता है। तो इन 4 व्यक्तित्व को मिला है जो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड है। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। और इसकी इनामी राशि कितनी है, तो 25 लाख रुपए इसकी इनामी राशि है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर कच्छ के रण में खादिर बेट पर स्थित था और इसे 3 भागों में बांटा गया था। तो हड़प्पा कालीन नगर ऐसा कौन सा नगर जो कच्छ के रण में खादिर बेट पर, जो द्वीप है खादिर बेट, यहाँ पर स्थित था और 3 भागों में बटा था। तो हमारा ऐसा शहर कौन सा था, धोलावीरा था। लोथल की अगर बात करें तो यह हड़प्पा कालीन स्थल किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। जो लोथल है, और जो लोथल एक डॉकयार्ड था, एक बंदरगाह था, और ये किस नदी के किनारे था, तो भोगवा नदी के किनारे था। अगर बात करें समुद्री संग्रहालय का निर्माण कहाँ पर हो रहा है, तो यह लोथल गुजरात में हो रहा है। चाहुंदड़ो की बात करें तो इसकी लोकेशन पाकिस्तान में, और मनके बनाने के कारखाने के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं हमें, चाहुंदड़ो से। सुरकोटदा, यह गुजरात में स्थित स्थान है। और घोड़े की हड्डियों के अवशेष कहाँ से मिले हमें सुरकोटड़ा से मिलते हैं। धोलावीरा की बात करें तो यह जो 3 भागों में विभाजित था नगर, यह पश्चिम पूर्व और मध्य टीले के रूप में विभाजित था धोलावीरा, और गुजरात में स्थित है धोलावीरा स्थान। और 40वां विश्व धरोहर भी कौन सा था हमारा यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला, तो यह धोलावीरा था। अभी नवीनतम 43वां विश्व धरोहर कौन सा शामिल हुआ है, तो यह मोइदम हुआ है। और मोइदम कहाँ का है, तो यह मोइदम जो असम के अहोम साम्राज्य है उनका कब्रिस्तान है। कालीबंगा की बात करें तो राजस्थान में स्थित है कालीबंगा, और हमें यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। आलमगीरपुर, यह उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यह सबसे पूर्वी क्षेत्र था, या सबसे पूर्वी भाग है हमारी हड़प्पा सभ्यता का। और सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है हड़प्पा सभ्यता का, तो दैमाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है प्रवरा नदी के किनारे, यह सबसे दक्षिणी भाग था हड़प्पा सभ्यता का। बनावली की अगर बात करें तो हरियाणा में स्थित है बनावली, और मिट्टी के हल्के साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं, बनावली से। राखीगढ़ी, यह हरियाणा में है राखीगढ़ी भी, और यहाँ पर संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े संग्रहालय का निर्माण। रोपड़, यह पंजाब में,
और मानव को कुत्ते के साथ दफनाने के हमें साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो यह रोपड़ पंजाब से मिलते हैं। रंगपुर कहाँ पर है, तो रंगपुर गुजरात में है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हड़प्पा सभ्यता से अगर प्रश्न आता है तो आपका यहाँ से प्रश्न बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन भी किया था। तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कराने वाला कौन था, तो यह कुषाण शासक कनिष्क था। अगर कुषाण वंश की बात करें तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो कुटफिसेसिस जो था यह कुषाण वंश का संस्थापक था। और सर्वाधिक सोने के सिक्के भी कुषाण वंश के द्वारा जारी किए गए थे। अगर बौद्ध संगतियों की बात करें तो कुल 4 बौद्ध संगतियाँ होती है। पहली बौद्ध संगति राजगृह में होती है, जो कि अजात शत्रु के समय आयोजित होती है। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में होती है, कालाशोक के समय। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में होती है, जो अशोक के समय होती है। और कुंडलवन कश्मीर में जो बौद्ध संगति होती है चौथी, यह कनिष्क के समय होती है, कुषाण शासक। और जो कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन होता है, यहीं पर जो बौद्ध धर्म है यो 2 संप्रदायों महायान और हीनयान में बढ़ जाता है। अशोक के अभिलेखों की बात करें तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया था, तो जो जेम्स प्रिंसेप थे इन्होंने अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ा है। अगर बात करें जो चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई, उसकी अध्यक्षता किसने की यह पूछा जाता है, तो वसुमित्र जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो जो अश्वघोष है, बुद्धचरित के रचिता जो अश्वघोष है, यह इसके जो उपाध्यक्ष थे चौथी बौद्ध संगति के। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एपिग्राफी कहा जाता है अभिलेखों के अध्ययन को। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के द्वारा किया गया था। राजराज प्रथम ने वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। सूर्यवर्मन सेकंड की बात करें तो इन्होंने कंबोडिया के अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण करवाया था। ये कुछ मंदिरें प्रमुख और उनके वास्तुकार या उनका निर्माण कराने वाले कौन है, उसके बारे में हम यहाँ देखने वाले हैं। सूर्यवर्मन सेकंड यह खामेर वंश से संबंधित थे और कंबोडिया में इन्होंने अंकोरवाट का मंदिर बनवाया था, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर। कृष्ण फर्स्ट इन्होंने एलोरा है महाराष्ट्र में, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। और इस मंदिर की विशेषता की एकाश्म पत्थर को ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया गया है। और जो कृष्ण फर्स्ट थे किस वंश से संबंधित थे, तो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे जो कृष्ण फर्स्ट है। और दंती दुर्ग जो कृष्ण राष्ट्रकूट वंश से इसके संस्थापक थे। नरसिंह देव फर्स्ट की अगर बात करें तो उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का नाम। इसे ही हम ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जानते हैं। और भगवान सूर्य को समर्पित है जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। और नरसिंह देव वर्मन जो कि गंग वंश से संबंधित थे, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। राजराज प्रथम की बात करें तो तमिलनाडु के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, राजराज प्रथम के द्वारा। और चोल वंश से संबंधित थे राजराज प्रथम। और चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट प्रश्न है, अब कुछ पुस्तकें देख लेते हैं हम मिडाइवल हिस्ट्री से। यह प्रश्न है, बादशाहनामा की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, तो बादशाहनामा की रचना जो अब्दुल हमीद लाहौरी जी के द्वारा की गई थी। अमीर खुसरो की बात करें तो इसे हिंद का तोता तोती ये हिंद कहा जाता है। जो अमीर खुसरो को जो खड़ी बोली का जनक भी किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। तुगलकनामा के लेखक भी कौन है, तो यह अमीर खुसरो है। खजाइन अल फतह यह भी अमीर खुसरो की है। नूर सिपिहर यह भी अमीर खुसरो की पुस्तक है। तो आपको आशिका भी अमीर खुसरो की है। हिंद का तोता कहा जाता है इन्हें। तुगलकनामा, खजाइन अल फतह, नूर सिपिहर और आशिका ये किसकी पुस्तक है, अमीर खुसरो की। अब्दुल हमीद लाहौरी जो बादशाहनामा है यह अब्दुल हमीद लाहौरी की है। और ये शाहजहां के समय रहते थे अब्दुल हमीद लाहौरी। जो शाहजहां का कार्यकाल था शासन का, उसे स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है, शाहजहां के। और जो जहांगीर था उसके काल को किस नाम से जानते हैं, तो जो जहांगीर था उसे चित्रकला का स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं, जहांगीर के कार्यकाल को। अलबरूनी की बात करें तो किताब उल हिंद या किताब उल तहकीक किसकी है, तो यह अलबरूनी की है। अबुल फजल की कौन सी पुस्तक है, तो जो अकबरनामा है यह किसके द्वारा लिखी गई है, अबुल फजल जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, अब ये मॉडर्न हिस्ट्री से
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी निम्नलिखित में से किस नेता का मौलिक विचार था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है इसकी बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी की बात करें तो इनकी प्रमुख कौन कौन सी पुस्तकें और किस संस्था की इन्होंने स्थापना की थी? तो पुस्तक जातियों का अंत, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, मूक नायक, बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना भी डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा की गई थी। और जातियों का अंत और मूक नायक इनकी पत्रिका है। बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य इनकी पुस्तक है। द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास इनकी यह पुस्तक है बाल गंगाधर तिलक जी की। मराठा और केसरी पत्रिकाएं का संपादन भी लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन। चित्ररंजन दास, अगर C.R. दास की बात करें तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं चित्ररंजन दास और जवाहरलाल नेहरू मिलकर। और इन्होंने जो चुनाव हुए थे, ब्रिटिश शासन में जो चुनाव हुए थे उसके माध्यम से चुनकर असेंबली में जाकर जो वहाँ की केंद्रीय विधानसभा थी वहाँ जाकर सरकार के कामों की आलोचना करना इनका निर्णय था। इसके लिए इन्होंने जो चित्ररंजन दास जी ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस वायसराय ने ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण में गहरी दिलचस्पी ली वह थे? जिन्होंने भारत में ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण में गहरी दिलचस्पी ली वह कौन थे? तो वह कर्जन थे। 1904 के समय यह आते हैं। और आयोगों का कार्यकाल भी किसे कहा जाता है? किसके काल को? तो कर्जन के काल को ही आयोगों का काल भी कहा जाता है। एलन बरो की अगर बात करें तो 1843 में दास प्रथा को अंत करने वाले कौन थे भारत में? एलन बरो थे। लॉर्ड रिपन के अगर कार्यों की बात करें तो इन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, लॉर्ड रिपन को। 10 की आधार पर जनगणना 1881 से भारत में कब प्रारंभ हुई? 10 की आधार पर, तो यह 1881 से लॉर्ड रिपन के काल में प्रारंभ हुई थी। और इल्बर्ट बिल विवाद भी किससे संबंधित है? रिपन से संबंधित है। जो विदेशी या जो यूरोपीय नागरिक थे उनके मुकदमे भारतीय जो न्यायाधीश है वह सुन सके, इससे संबंधित था इल्बर्ट विवाद। और यह रिपन के समय हुआ था। और कर्जन के समय को जो आयोगों का काल कहा जाता है। अगर लॉर्ड लिटन की बात करें तो वर्नाकुला प्रेस एक्ट कब आता है? 1878 में आता है। और यह लिटन लाता है। अर्थात जो भी भारतीय पत्रिकाएं हैं या जो भारतीय समाचार पत्र है अगर वह अंग्रेजी की नीतियों का विरोध करते हैं तो उन पर वर्नाकुला प्रेस एक्ट लागू होगा। जो हिंदी में अखबार छपते थे उन पर यह लागू होने वाला था। और यह लिटन के समय आया था। जो लॉर्ड लिटन है इसे ओवन मेरिट के नाम से भी जाना जाता है साहित्य के क्षेत्र में। कर्जन की बात करें तो 1905 में बंगाल विभाजन किसके? लॉर्ड कर्जन के समय होता है। और बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होता है कलकत्ता के टाउन हॉल से। और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी इसमें। और जो हस्तशिल्प दिवस है वो कब मनाया जाता है? हैंडीक्राफ्ट डे, तो 7 अगस्त को मनाते हैं हम इसीलिए क्योंकि जो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में। मेयो की बात करें तो भारत में जनगणना कब प्रारंभ होती है? 1872 में होती है लॉर्ड मेयो के काल से। लेकिन जो नियमित जनगणना है 10 की आधार पर वह 1881 से लॉर्ड रिपन के काल में प्रारंभ होती है। अलेक्जेंडर कनिंघम की बात करें तो भारत में पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसकी स्थापना 1861 में जो अलेक्जेंडर कनिंघम में इन्हीं के द्वारा की गई थी। फर्स्ट वायसराय कौन है? तो जो भारत का जो गवर्नर जनरल था उसे वायसराय कब कहा जाने लगा? तो 1857 की क्रांति के बाद जो 1858 का एक्ट आया उससे जो भारत का जो गवर्नर जनरल था उसे वायसराय कहा गया। और पहले वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड केनी पहले वायसराय थे भारत के। नेक्स्ट है, किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है? तो एक युद्ध होता है तालीकोटा का युद्ध। दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था विजयनगर, तो विजयनगर साम्राज्य का अंत तालीकोटा के युद्ध से होता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो हरिहर और बुक्का है, 2 भाई थे हरिहर बुक्का, इनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई है। और यह संगम वंश से संबंधित थे। और विजयनगर की राजधानी क्या थी? तो हम्पी विजयनगर की राजधानी थी। यहाँ विजयनगर पर ही जो शासन करने वाले वंश थे जो कि कौन से वंश से संबंधित थे? तुलु वंश से संबंधित थे, कृष्णदेव रॉय। यहाँ पर संगम वंश, तुलु वंश, सुलु वंश,
और अरविंदु वंश ने शासन किया था विजयनगर पर। तो जो तुलु वंश है, इस वंश के शासक थे कृष्णदेव राय और इनके दरबार में 8 तेलुगु कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। और कृष्णदेव राय की प्रमुख पुस्तकों ने अमुक्त माल्यदा इनकी पुस्तक है और तेलुगु भाषा में यह पुस्तक लिखी गई है। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। अगर बात करें पानीपत के तृतीय युद्ध की, तो पानीपत का तृतीय युद्ध किसके मध्य होता है, तो यह मराठा और जो अफगान शासक था अहमद शाह अब्दाली के मध्य होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय होती है और मराठा की जो पराजय होती है। तो 1761 में होता है पानीपत का तृतीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध कब होता है, तो यह 1192 में होता है। पृथ्वीराज जी चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य होता है। जो तराइन का प्रथम युद्ध है वह 1191 में होता है। यह भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी विजय होते हैं। लेकिन जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, इसमें मोहम्मद गोरी की विजय होती है और भारत में ये कुतुबुद्दीन ऐबक को शासक बना के जाता है और भारत में गुलाम वंश प्रारंभ होता है कुतुबुद्दीन ऐबक से। तालीकोटा का युद्ध या जिसे राक्षस तड़ी के युद्ध भी कहा जाता है, इससे विजयनगर साम्राज्य का अंत होता है। 1565 में होता है जो तालीकोटा का युद्ध है। और विजयनगर और दक्षिण भारत के जो 3 राज्य थे, बीजापुर गोलकुंडा और बीजापुर गोलकुंडा, इन्होंने एक साथ मिलकर विजयनगर पर जो तालीकोटा का युद्ध होता है विजयनगर और दक्षिण भारत के 3 शक्तियों के मध्य, जिसमें जो विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। वेदरा का युद्ध कब होता है, तो 1759 में वेदरा का युद्ध होता है। यह अंग्रेजों और जो डच थे, हॉलैंड के जो डच थे और जो अंग्रेज थे, उनके मध्य वेदरा का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेजों की विजय होती है। तो यह हमने जो सर के द्वारा 7 फेर वाली सीरीज चला जा रही है जीके जीएस के लिए, यह 2025 में हर एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस का निचोड़ रहने वाली है। तो इस सीरीज़ को आप लगातार लीजिएगा। इस सीरीज में कुछ और भी बाकी है जो कि मैं लिख नहीं सका था, इसके कारण अभी ला नहीं पाया हूँ। आगे का जो पोर्शन है वह तो मैं आगे भी इसके वीडियो लाऊंगा, इसकी जो 7 फेर वाली सीरीज पर, उसमें उसको कवर कर लिया जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर मेहनत अच्छी लगी हो तो, और वीडियो अगर आप चाहते हो 7 फेर वाली सीरीज के तो कमेंट भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।